तो अगला टॉपिक हमारे पास जो है दैट इज़ द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी एक तरफ से हम एसी सिग्नल डालते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और सेकेंडरी के थ्रू हम देखते हैं कितना वहाँ पर वोल्टेज डेवलप हुआ सेम फ्रिक्वेंसी पर। तो यहाँ पर भी आपका लॉस भी हो रहे हैं, तमाम तरह के कॉपर लॉस, आयरन लॉस, और इस तरह के जो लॉसेस हो रहे हैं ये भी एक तरह से एनर्जी को वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं। भाई, लॉस के लिए जो एनर्जी निकल रही है वो भी तो जो आप इनपुट एनर्जी दे रहे हैं उसी का ही एक हिस्सा होती है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी को हम डिफाइन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द यूजफुल पावर आउटपुट टू द इनपुट पावर। मतलब कितना आउटपुट में जो पावर निकल रही है, जो यूजफुल पावर निकल रही है वो, और कितना आपने इनपुट पावर दिया था उसको आप ऐड कर दो। अच्छा, जो इनपुट की पावर थी वो पूरी पूरी आउटपुट में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? क्योंकि इनपुट की पावर कुछ हिस्सा लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप कहोगे कि बेसिकली जो हमारा इनपुट है वो आउटपुट पावर जो कि कम होगी प्लस लॉस जो हो गई उसका सम होगा। लॉस में भी कौन सा है? आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है, दो तरह के लॉस पड़े हैं। तो अगर आप देखो तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म से आपने फॉर्मूला लिख दिया है कि आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस एफ ई लॉस प्लस यू लॉस, यानी कि आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। अब आप क्या करें, आउटपुट को अगर हम यहाँ से इसको अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 - दिस। क्योंकि आप देखो अगर इसको करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जाएगा आउटपुट प्लस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस माइनस आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये सब कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा आउटपुट और डिनोमिनेटर में बचेगा आउटपुट प्लस आयरन प्लस कॉपर लॉस। तो एक तरह से एफिशिएंसी का ये हमने फार्मूला लिख दिया, और इसको पर यूनिट फार्मूला, इसमें हम एफिशिएंसी को पर यूनिट कहते हैं। पर यूनिट एफिशिएंसी कितनी है? अगर V2 इज द लोड वोल्टेज, ठीक है, सेकेंडरी जो है, जो आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी में जो लोड वोल्टेज है V2 है, I2 इज द लोड करंट, RE जो है इक्विवेलेंट रजिस्टर है, cos फाई 2 जो है वो पावर फैक्टर है। सो द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या होगी? तो आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा V2 I2 cos फाई 2। इनपुट क्या आउटपुट है V2 I2 cos फाई 2। और हमने देखा है कि आयरन लॉस को हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉपर लॉस को I² RE से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां RE इक्विवेलेंट सर्किट है। इसके लिए आपको पिछला जो लॉस वाला टॉपिक था उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं। अब देखो आपने I2 कॉमन ले लिया, तो I2 कॉमन लेने पर I2 कट गया, यहाँ से बचा V cos फाई, और यहाँ I2 स्क्वायर था तो सिर्फ I2 बचेगा, और यहाँ PI/I2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया V2 cos फाई 2 अपॉन V2 cos फाई 2 प्लस I2 RE प्लस PI/I2। इस एक्सप्रेशन में ईटा विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर इज मिनिमम। देखो ऐसा है, जैसे मान लो ईटा है, ईटा बराबर लिखा है कोई फैक्टर x और नीचे लिखा कोई फैक्टर y। तो जब y मिनिमम होगा तभी तो ईटा जो है हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ पे काम कर रहा है। तो y के ऊपर मिनिमम कंडीशन लगा देंगे। तो अगर हम मान लें पूरा डिनोमिनेटर हमारा d है, V2 cos फाई I2 RE PI/I2, तो आप इस पर मिनिमम कंडीशन लगा दो। मिनिमम कंडीशन मतलब है D/D अपॉन D/D विद रिस्पेक्ट टू I2। आप इसको मिनिमम की कंडीशन आपने यहाँ पर अप्लाई कर दी, तो आपने इस पूरी फैक्टर को D/DI2 से डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास एक फैक्टर ये आएगा RE बराबर PI/I2। तो PI की वैल्यू हो जाएगी I2 RE। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, I2 RE क्या था? ये तो था आयरन लॉस, सॉरी ये तो था कॉपर लॉस, ये जो था आपका ये कॉपर लॉस था। और PI क्या था? ये आपका आयरन लॉस। तो आप यहाँ पर देख रहे हो दो फैक्टर दिख रहे हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी। हमारे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम तब होगी जब उसके अंदर का आयरन लॉस और उसके अंदर का कॉपर लॉस एग्जैक्टली बराबर हो जाए। तो अगर आपने ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया और उसके अंदर आयरन लॉस और कॉपर लॉस को सेम कर दिया, उस स्थिति में आपके जो ट्रांसफार्मर उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपने लिखा है द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर फॉर अ गिवन पावर फैक्टर इज मैक्सिमम when the variable Cu loss यानी copper loss यानी कि I2 square RE is equals to the constant iron loss के बराबर हो जाएगा। वेरिएबल कॉपर लॉस को वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपकी I2 करंट को चेंज किया जा सकता है, इस हिसाब से आपका ये वेरी कर सकता है। लेकिन
आयरन लॉस को हम कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर कौन कौन है, इसके अंदर हिस्टैरिसीस का लॉस है, फिक्स है, इसके अंदर एडी करंट का लॉस है, वो फिक्स है। तो इस तरह से आप कहोगे जो वेरिएबल नेचर का जो लॉस है यानी कॉपर का लॉस और जो कांस्टेंट नेचर का लॉस है यानी आयरन का लॉस, जब दोनों सेम हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्थिति में आपका जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है वो ऑप्टिमाइज होती है, मैक्सिमाइज होती है।